नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में फिर से उपस्थित हूँ। आज हम लोग यहाँ पर जो प्रमुख विषय को पढ़ने वाले हैं वो भारतीय संविधान का एक ऐसा विषय जो हमसे सीधे जुड़ता है। सीधे जुड़ने का मतलब है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिस सपने को खुद हम जी रहे हैं, जीने की कोशिश कर रहे हैं, उस ही के विषय में जो हमारे संवैधानिक प्रावधान हैं, अर्थात सिविल सर्विसेज के विषय में जो संवैधानिक प्रावधान है, उन सभी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। खासतौर से बहुत किसी अन्य डिटेल में जाने के स्थान पर जो उसके प्रमुख विषय हैं, जो विभिन्न अनुच्छेदों में वर्णित किए गए हैं या विभिन्न आयोग या कमेटियों के माध्यम से स्थापित किए गए हैं, उनके विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले के जितने भी विषय हैं आप पिछले क्लासेस में पढ़ सकते हैं। जो हमारी जितने भी कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट, जिला न्यायालय जैसी स्थितियां, उन सभी के विषय में हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो उसी के क्रम में आगे, क्योंकि हम अब संविधान के संगठनों वाले भाग को पढ़ रहे हैं, तो उसी क्रम में अब हम इस विषय को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जब हम भारत में संविधान में सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, खासतौर से हम इसे केवल सिविल सर्विसेज न कहें कि जितनी भी प्रकार की हमारी संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, चाहे वो संघ के अधीन सर्विसेज हो, चाहे राज्य के अधीन सर्विसेज हो, जो भी हैं, उन सभी के विषय में जो प्रावधान किए गए हैं वो तो केवल और केवल सिविल सर्विसेज ही नहीं, खासतौर से लेकिन प्रमुख स्वरूप तो सिविल सर्विसेज का ही बनता है, इसलिए सिविल सर्विसेज भी। देखिए, ये जो सर्विसेज से संबंधित भाग है वो भाग 14 है हमारे संविधान का, और इसको लेकर अनुच्छेद जो हैं वो अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं। अर्थात हमारे संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक जितनी भी प्रकार की सर्विसेज हो सकती हैं, उनके विषय में विविध प्रावधान किए गए हैं। इस प्रमुख विषय को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके इतिहास पर गौर करना चाहेंगे, क्योंकि गौर करना इसलिए क्योंकि इससे प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं आते हैं। और जब आप मुख्य परीक्षाओं में लिखते हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे विभिन्न राज्यों की सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हैं, उनमें लिखते हैं मुख्य परीक्षा में, तो खास तौर से यह प्रावधान आपको मालूम होने चाहिए, इसके संबंधित तथ्यों की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा आंसर भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ये प्रमुख रूप से मुख्य और प्रारंभिक दोनों ही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। जब हम इतिहास की बात करते हैं खास तौर से, तो इतिहास में भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बंगाल के गवर्नर थे और गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही इसका प्रारंभ हुआ है। इसलिए भारत में जितनी भी प्रकार की सिविल सर्विसेज है, उन सभी का जन्मदाता जो कहा जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय इसका प्रारंभ हुआ है। हालांकि वो है पुलिस के रूप में हुआ था। कमिश्नरी प्रणाली भी कहीं ना कहीं यहाँ से स्थापित होनी शुरू हो गई थी, या उसका एक स्वरूप स्थापित हो गया था। तो न्यायिक व्यवस्था भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही प्रारंभ हुई है। तो एक प्रकार से कहें कि भारत में जितनी भी प्रकार की प्रशासनिक गतिविधियां हैं, उनका वास्तविक प्रारंभकर्ता जो है आधुनिक प्रकार की गतिविधियों का, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भारत में जब इसका प्रारंभ हुआ है तो उसके बाद क्रमशः इसका विकास होता चला गया है। क्योंकि शुरुआती दौर में जब सिविल सर्विसेज के सदस्य ज्वाइन कराए जाते थे या उनकी चयन होता था, उसके लिए किसी भी तरह की परीक्षा का आयोजन बिल्कुल भी नहीं किया जाता था प्रारंभिक समय में। और इसके लिए एक जो हैलीबरी कॉलेज की चयन समिति थी लंदन में, उस कमेटी के द्वारा ही इसके सदस्यों को चुन लिया जाता था। हैलीबरी कॉलेज के जो लंदन में है, उसके सदस्यों के द्वारा, चयन कमेटी के द्वारा ही इसके सिविल सर्विसेज के सदस्यों को चुन लिया जाता था, और वो सारे के सारे अंग्रेज ही होते थे। दूसरी चीज ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो डायरेक्टर मंडल था, तो डायरेक्टर मंडल के भी सदस्य हैलीबरी कॉलेज के साथ मिलकर ही कहीं ना कहीं उनको चुनते थे। अर्थात कहीं ना कहीं कंपनी का ही आक्षेप जो कहें, वो पूरा का पूरा इसके अंतर्गत बना हुआ था। उसके बाद भारत में लॉर्ड मैकाले आते हैं। 1835 के दौर की बात है, लॉर्ड मैकाले,
और 1835 के इस दौर में जब भारत में विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे, उस समय लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उसने भारत में विभिन्न प्रकार की सर्विसेज को लेकर बहुत सारे मत प्रस्तुत किए। यहां तक कि 1835 का जो अधिनियम था उसमें एक मत और प्रस्तुत किया गया था, जहां पर भारतीयों को भी अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो सर्विसेज थी, सी और डी में, उनमें शामिल करने की घोषणा की गई थी। और ऐसी ही स्थितियों के बीच में लॉर्ड मैकाले कमेटी का भी निर्माण किया गया था और उन्होंने रिकमेंडेशन की थी, चाहे वो अंग्रेजी शिक्षा को लेकर हो, चाहे सिविल सर्विसेज को लेकर हो, चाहे अधीनस्थ सर्विसेज को लेकर हो, बहुत सारी जानकारियां या हम कहें कि रिकमेंडेशन प्रस्तुत की थी। और ऐसी ही रिकमेंडेशन के आधार पर जब सिविल सर्विसेज की बात आई कि भारतीयों के लिए भी सिविल सेवा का प्रारंभ किया जाना चाहिए, तो भारतीय सिविल सेवा की जो पहली परीक्षा आयोजित की गई जो भारत के लिए थी, वो लंदन में आयोजित की गई, ना कि भारत में। और इसकी तारीख थी 16 जुलाई 1855 को और इसका स्थान था लंदन। तो ध्यान रखिएगा, भारत के लिए भारतीय सिविल सर्विसेज, उस समय इसे भारतीय सिविल सर्विसेज नहीं कहा जाता था, इसे इंपीरियल सिविल सर्विसेज का नाम दिया गया था। तो इंपीरियल सिविल सर्विसेज की जो पहली परीक्षा थी वो 16 जुलाई 1855 को लंदन में आयोजित हुई। ये ध्यान रखिएगा, ये पहली परीक्षा थी जो भारतीयों के लिए सिविल सर्विसेज से संबंधित थी। दूसरी चीज ये थी कि इसके बाद भारतीयों के लिए भी रास्ते खोले गए। ऐसा नहीं था कि भारतीयों के लिए रास्ते नहीं खोले गए। और सत्येंद्र नाथ टैगोर जो 1863 में 1863 में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय ढंग की जो भारतीयों के लिए इंपीरियल सिविल सर्विसेज थी, आईसीएस थी, उसकी परीक्षा पास की थी। तो ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले व्यक्ति हैं इस तरह की परीक्षा पास करने वाले। इसके बाद कई कमेटी हैं, चाहे वो आयु के लिए हो, जो एज से संबंधित विषय हो सकते हैं, परीक्षाओं से संबंधित विषय हो सकते हैं, या अन्य तरह की रिकमेंडेशन से संबंधित विषय हो सकते हैं, उनके लिए कई कमेटीज बनाई गई। कभी किसी कमेटी ने आयु को बढ़ा दिया, कभी किसी कमेटी ने घटा दिया। उम्र सीमा कभी 23 वर्ष अधिकतम मैक्सिमम कर दी गई, कभी 22 वर्ष घटाकर कर दी गई, फिर 19 वर्ष लिटन के समय आते आते 19 वर्ष कर दी गई। लिटन के समय फिर आगे बढ़ी तो 1886 में एचिसन आयोग बनाया गया। एचिसन कमीशन बड़ा फेमस कमीशन है, इस पर कई बार प्रश्न आया है कि एचिसन कमीशन किस लिए था। तो 1886 में एचिसन कमेटी का निर्माण किया गया था और इस कमीशन ने भारत में सिविल सेवा कराने का तो कोई रिकमेंडेशन नहीं की। हाँ, ये जरूर किया कि उम्र सीमा जो थी वो 22 वर्ष मैक्सिमम से बढ़ाकर 23 वर्ष मैक्सिमम कर दी गई और जो न्यूनतम उम्र सीमा थी मिनिमम, उसको भी घटाकर 17 कर दिया। मतलब 17 से 23 वर्ष की आयु सीमा के लोग इसमें शामिल किए जाने लगे। लिटन ने जबकि 19 वर्ष ही कर दिया था। उसके बाद एक और कमीशन है, बड़ा फेमस है, 1912 का एस्टिलिंगटन आयोग जो है। और ये भी आयोग जो था वो भारत में सिविल सेवा को लेकर इसने रिकमेंडेशन की थी कि अब भारत में आयोजित कराने का समय आ गया है। अर्थात ये पहला एस्टिलिंगटन आयोग पहला आयोग है जिसने भारत में सिविल सर्विसेज आयोजित करने की रिकमेंडेशन की, इसको मान्यता प्रदान कर दी। और इसी के आधार पर 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, इसके आधार पर यह तय किया गया कि भारत में भी सिविल सर्विसेज का आयोजन किया जाएगा। ये पहला ऐसा आयोग है, वो अधिनियम है जिस पर यह तय किया गया कि भारत में सिविल सेवा का आयोजन होगा। और इसी के आधार पर पहली बार 1922 में, ये ध्यान रखिएगा, 1922 में लंदन और इलाहाबाद दोनों में एक साथ सिविल सेवा का आयोजन किया गया। भारतीयों के लिए आईसीएस की परीक्षा पहली बार भारत में जो आयोजित हुई वो इलाहाबाद में आयोजित हुई और वो था 1922 का दौर। तो 1922 में पहली बार सिविल सेवा भारत में आयोजित हुई भारतीयों के लिए आईसीएस। जो 1919 का अधिनियम था, इस अधिनियम ने इसको काफी एक तरह से हम ये कहें कि इसकी काफी अच्छे ढंग से व्याख्या की कि आखिर सिविल सर्विसेज क्या हैं, कैसी होती हैं, कौन कौन सी सर्विसेज शामिल की जाएंगी, कौन सी नहीं शामिल की जाएंगी, उनसे संबंधित विषय, सेवा शर्तें और एज, परीक्षाओं का आयोजन, सारी की सारी जानकारी जो दी थी वो 1919 के अधिनियम में तय की गई।
और 1919 के अधिनियम से ही जो तय स्थितियां बनी थी उसके आधार पर यह किया गया कि जो वर्तमान स्वरूप है वो उभर कर सामने आया हमारी सर्विसेज का। और 1919 के इस अधिनियम में, मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट अधिनियम में 3 विषय स्थापित किए गए। 3 तरह की सर्विसेज की बात कही गई। पहली सेंट्रल सर्विसेज थी या केंद्रीय सेवा थी, दूसरी अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज थी, और तीसरी प्रांतीय सेवा या प्रोविंशियल सर्विसेज। तो 3 तरह की सर्विसेज इसके अंतर्गत घोषित की गई। केंद्रीय सेवा या सेंट्रल सर्विसेज का मतलब था ऐसी सर्विसेज जहां पर नियुक्ति प्रदान करने का दायित्व जो है वो गवर्नर जनरल या वायसराय को होगा। ये ध्यान रखिएगा, ऐसी सर्विसेज जिन पर नियुक्ति का अधिकार जो होगा इन पर वो केवल गवर्नर जनरल या वायसराय को होगा, और ये सीधे जो उस समय की भारत सरकार थी, ब्रिटिश भारत सरकार इसके अधीन काम करती थी। अर्थात नियुक्ति का अधिकार गवर्नर जनरल को है इनकी, और ब्रिटिश भारत सरकार की के अधीन ये कार्य करते थे। जैसे आज भी हमारी सेंट्रल सर्विसेज हैं जो सीधे भारत सरकार के अधीन काम करती हैं, चाहे वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हो, चाहे इंडियन रेलवे एंड टूरिज्म सर्विसेज हो, इंडियन पोस्टल सर्विसेज हो, या इस तरह की जो भी सर्विसेज हैं वो सारी, अकाउंट या ऑडिट जैसी, वो सारी की सारी जो सेंट्रल सर्विसेज शब्द से संबोधित की जाती हैं वो अभी भी भारत सरकार के अधीन है। उस दौर में ब्रिटिश भारत सरकार के अधीन हुआ करती थी और उनकी नियुक्ति का प्रदान करने का दायित्व गवर्नर जनरल का था। दूसरी थी अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज जो थी उसको उस समय भारत का जो भारत मंत्री होता था उसके द्वारा कहीं ना कहीं नियुक्ति प्रदान की जाती थी। अर्थात जो भारत मंत्री लंदन में स्थापित किए गए थे, लंदन में जो ये पद बनाया गया था उसके द्वारा कहीं ना कहीं इनको नियुक्ति प्रदान की जाती थी। दूसरी चीज, जैसे आज के दौर में हम देख रहे हैं तो अखिल भारतीय सेवाओं का स्वरूप ये है कि यह भारत सरकार के अधीन सेवाएं हैं, सीधे राष्ट्रपति के अधीन हम कहें इनको, सीधे राष्ट्रपति की जो अधीन, जैसे यहाँ भारत मंत्री के अधीनता की स्थिति है वैसे राष्ट्रपति के अधीनता की स्थिति है, और राष्ट्रपति ही इनको नियुक्ति प्रदान करते हैं आज के समय में। उस दौर में ब्रिटिश भारत का भारत मंत्री इनको नियुक्ति प्रदान करता था। इनकी सेवा शर्तें, इनके वेतन भत्ते से संबंधित विषय, सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं, लेकिन यह राज्यों में काम करते हैं। अखिल भारतीय सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो लोग हैं वो राज्यों में काम करते हैं। जैसे भारत की बात करें, वर्तमान आज 2020 की बात करें तो भारत में लगभग 24 कैडर और कुछ संयुक्त कैडर, 24 राज्य कैडर और कुछ संयुक्त कैडर बनाए गए हैं। तो इन कैडर के आधार पर जो भी लोग होते हैं वो 3 सेवाओं में जाते हैं जिन्हें ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है। पहला जिसे IAS कहा जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरा है IPS जिन्हें इंडियन पुलिस सर्विसेज कहा जाता है। उस दौर में ब्रिटिश इंडिया के समय इंडियन पुलिस कहा जाता था केवल, और आज इंडियन पुलिस सर्विसेज कहा जाता है। तीसरा है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ये 3 ऐसी सर्विसेज हैं जो सीधे सीधे वर्तमान में राष्ट्रपति के अधीन है, उस समय भारत मंत्री के अधीन हुआ करती थी। सब इनसे संबंधित सभी विषय तय करने का अधिकार केंद्र का है, भारत सरकार का है और राष्ट्रपति के अधीन होता है। लेकिन यह काम किसके लिए करती हैं? ये सभी राज्यों के लिए काम करती हैं। जैसे आपने देखा कि IAS जो व्यक्ति बनता है उसको राज्यों में, जिस भी कैडर के राज्य में वो नियुक्ति पाया है उस व्यक्ति को राज्यों की विभिन्न सर्विसेज में, IAS की मान लें, IAS की बात करें तो पहले एक जूनियर लेवल पर ट्रेनिंग के दौरान SDM जैसे पद तक उनको नियुक्ति दी जाती है, फिर DM बनते हैं, उसके ऊपर फिर सचिव बनते हैं, फिर जो सचिव के क्रम में सीधे सीधे जो प्रमुख क्रम बनते चले जाते हैं राज्यों में, मुख्य सचिव तक के क्रम वो बनते चले जाते हैं। हो सकता है उनको केंद्रीय सेवा में भी बुला लिया जाए, तो वहां पर केंद्र स्तर पर विभिन्न विभागों में सचिव के रूप में काम करते हुए ये लोग हमको दिखाई पड़ते हैं, और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही होता है IAS का ही। दूसरी, उस दौर में IAS को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ना कहकर इसे एक शब्द में इंपीरियल सिविल सर्विसेज ही कहा जाता था।
लेकिन 1926 में इसको इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाने लगा। उस समय आईएएस की कैटेगरी शब्दावली नहीं थी, आईसीएस की ही थी जिस समय ब्रिटिश इंडिया थी। 1926 में इंपीरियल सिविल सर्विसेज को नाम बदलकर इंडियन सिविल सर्विसेज नाम कर दिया गया था 1926 में। तीसरी सेवाएं हैं प्रांतीय सेवाएं हैं। प्रांतीय जिनसे संबंधित जो हैं वो राज्यों के लिए थी। उस दौर में भी, आज के दौर में भी, जैसे हम राज्यों में देखते हैं जो किसी विभिन्न राज्यों की प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज पीसीएस परीक्षा होती है, तो वो जो परीक्षाएं थी उसकी कैटेगरी थी प्रांतों से संबंध। और यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं, पुलिस के अधिकारी भी होते हैं, विभिन्न अन्य प्रकार के अधिकारी भी होते हैं। तो ये जो स्वरूप है स्थापित किया गया वो यहीं से कहीं ना कहीं 1919 से उभर कर सामने आया। 1926 में एक कमीशन बनाया जाता है, बहुत फेमस कमीशन है, ली कमीशन। ली कमीशन की रिकमेंडेशन पर ही आज सारी की सारी परीक्षाएं कहीं ना कहीं आयोजित हो रही हैं। ली कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1926 में ही एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926, और इसमें एक अध्यक्ष होते थे और 4 अन्य सदस्य होते थे। तो कुल 5 लोगों की ये टीम होती थी, एक अध्यक्ष और 4 लोगों की अन्य सदस्य होते थे। इसी ली कमीशन ने ही आईसीएस इंपीरियल सिविल सर्विसेज को आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज नाम घोषित कर दिया था, ये ध्यान रखिएगा। और क्योंकि 1926 में जैसे मैंने आपको बताया भी था वैसे ही 1926 में किया गया था। 1935 में का अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम। इसको के लिए एक नया, इसी केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर इसकी और शक्तियां परिवर्तित करके या और अच्छी बनाने के साथ ही एक फेडरल सर्विसेज के लिए संघ लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे कहा जाए, उसकी स्थापना कर दी गई। 1950 में आकर 26 जनवरी 1950 को इसको यूपीएससी कहा जाने लगा, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कारण ये था कि हम 1950 में गणराज्य घोषित हो गए, हम यूनियन बन गए। सबसे बड़ी बात, संविधान लागू होते हुए हम फेडरल के स्थान पर यूनियन में बदल गए थे। इसलिए फेडरल सिविल पब्लिक सर्विस कमीशन को यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन घोषित कर दिया गया था। आजादी के बाद भी बहुत सारी कमेटियां, ऐसा नहीं कि कमेटी नहीं, हमेशा कई सारी कमेटियां बनती रही हैं। और सबसे लेटेस्ट जो बनाई गई थी वो थी वसावन कमेटी। और वसावन कमेटी की रिकमेंडेशन भी अक्सर उछलती रहती हैं, कभी उसमें एज फैक्टर को लेकर विरोध होता रहता है, हमको दिखाई पड़ता है। हालांकि सरकार ने अभी वसावन कमेटी की रिपोर्ट बिल्कुल भी लागू नहीं की है और अभी भी लागू होने के कोई चांस दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो अलग बात है कि होगा या नहीं होगा, ये तो भविष्य की बात होगी। लेकिन 1950 के बाद से भी हमें सिविल सेवा में बहुत सारी कमेटीज दिखाई पड़ती हैं। अब इसके जो संवैधानिक प्रावधान है उनके विषय में हम पढ़ेंगे, जो भी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं।